नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत श्रेयांश पर। मैं सत्यनारायण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो विषय करने वाले हैं उसका नाम है संधि। संधि एक ऐसा पद है जिसमें खुद भी संधि है। सम जमा धी, सम उपसर्ग और धी, इन दोनों को मिलाने से एक नया पद बना संधि। और इसी से हमारे मन में कुतूहल उत्पन्न होता है कि संधि क्या है। तो संधि सामान्यतः दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होती है। जब हम दो या दो से अधिक वर्णों का मेल करते हैं उससे एक नया परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे हिम जमा आलय, हिम जमा आलय। अच्छा, विशेष तौर पर हमें ध्यान देना होता है कि जब हम संधि कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि जो पूर्व पद यानी कि पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण और जो उत्तर पद यानी कि दूसरा शब्द जो है उसका पूर्व वर्ण, उन दोनों में ही संधि होती है। बाकी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहां देखते हैं हिम जमा आलय, हिम जमा आलय। हिम में म में अ और आलय का आ। हमारे लिए सिर्फ दो ही चीजें काम की है यहां पर, म में अ और आगे आलय, दोनों को मिलाएंगे तो हिमालय। जैसे जगत जमा नाथः, जगत जमा नाथः, यहां पर जगत इस पद का अंतिम त और नाथ का न, दोनों में जब संधि होगी तो बनेगा जगन्नाथ। ये तो होगी कमाल की चीज। दो वर्णों का मेल होगा और एक नए वर्ण की उत्पत्ति हो जाए और फिर वो होगा संधि। अब हमारे मन में एक संशय आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। अर्थ संधि यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि यानी कि हल संधि और विसर्ग संधि। जो तीसरी संधि है वो है विसर्ग संधि। अब हम पहला रूप संधि का जो पहला प्रकार है उस पर हम आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकें। अच संधि, अच का अर्थ होता है स्वर। हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि अच जो है वो एक प्रत्याहार है और उसका अर्थ है स्वर। और स्वर कौन कौन से? स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये 11 स्वर जब एक दूसरे के आगे आएंगे तो इनके मेल से जो परिवर्तन होगा ना वही होगा अच संधि। तो अच संधि को परिभाषित करने के लिए हम कहते हैं जब किसी स्वर के आगे कोई स्वर आ जाए, जब किसी स्वर के आगे कोई स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम अच संधि या स्वर संधि कहते हैं। अब यह हमें क्लियर हो गया कि स्वर संधि जो होगी वो इन 11 में से ही होगी। इन 11 के अलावा और कुछ अलग नहीं होगा और इन 11 में से ही कोई आगे होगा तो कोई पीछे होगा। तो इस तरह से संधि बनेगी। अच संधि वैसे तो कई प्रकार की है लेकिन मुख्य रूप से 5 ही प्रकार 10वीं तक की या फिर 12वीं तक की कक्षाओं में आते हैं। उनमें से देखिए अच संधि, इसका सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो आज हम इन 5 में से सबसे पहले रूप पे दीर्घ संधि पर बात करने वाले हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और बड़ा कब? जब कोई चीज आपस में मिलती है, यानी कि एक ही तरह की चीज जब मिलेगी। अगर अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी तो बड़ा नहीं हो सकता। जब एक ही तरह की चीज कई सारी या दो मिलेंगी तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप हैं, आपके साथ आपका बड़ा या छोटा भाई आकर खड़ा हो जाए तो समान हुआ।
क्योंकि दोनों एक ही पिता की संतान है। और जब दोनों मिलेंगे तो शक्ति बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। जबकि कोई दूसरा आएगा तो आपस में मिलेंगे नहीं, कुछ अलग होगा। लेकिन हमें क्या करना है? दीर्घ करना है। और दीर्घ तभी होगा जब एक जैसे होंगे। देखिए, इसे स्वर्ण संधि भी कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कहा है, अकह स्वर्णे दीर्घ। अकह, अक यानी के आ, ई, उ और री, स्वर्ण दीर्घ। स्वर्ण समान वर्ण, दीर्घ दीर्घ हो जाते हैं। अगर इनके आगे इनके समान कोई वर्ण आ जाता है तो दोनों को मिलाकर एक दीर्घ हो जाता है। क्योंकि दोनों का जब मेल होगा तो समान होने के कारण होगा और उन दोनों की जगह एक दीर्घ हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसका नियम, क्या नियम है इसका। अब ऐसे तो ये चार है, अक यानी के अकह, इसमें अक जो प्रत्याहार है इसमें कौन कौन आते हैं? अ, ई, आ, आ, ई, उ, और री। ये जो वर्ण है, ये जो स्वर है, इनको अक कहा जाता है। अब इनमें देखिए, इन दोनों की शकल आपस में मिलती है। शकल मिलने का मतलब है उच्चारण स्थान मिलना। ई और ई, उ और री, इस तरह से इनके ही स्वर्ण स्वर मिल सकते हैं। इनके अलावा किसी का कोई स्वर्ण स्वर नहीं है। अब हम देखते हैं पहली स्थिति क्या है। अ जमा अ के आगे अ आ जाए, अ जमा अ के आगे आ जाए, आ जमा आ के आगे आ जाए, या फिर आ के आगे आ जाए। तो जब दोनों मिलेंगे ना तो आ बनेगा, वो है दीर्घ। इसी तरह से ई के आगे ई आ जाए, ई के आगे दीर्घ ई आ जाए, दीर्घ ई के आगे हर्ष ई आ जाए, और दीर्घ ई के आगे दीर्घ ई आ जाए। दोनों जब मिलेंगे तो ई बनेगा। उ हर्ष, उसके आगे हर्ष उ, हर्ष उ उसके आगे दीर्घ उ, दीर्घ उ उसके आगे हर्ष उ, और दीर्घ उ के आगे दीर्घ उ अगर आ जाएगा तो दोनों को मिलाने के बाद जो दीर्घ बनेगा वो उ बनेगा। इसी तरह से री के आगे री आ जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ री बनेगा। कुछ उदाहरणों से हम देखते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि दीर्घ कैसे बनते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, यहां पर विद्या का आ और अर्थी का अ, स्थिति कौन सी है? आ जमा में अ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। और देखिए देव, देव का अ और आलय का आ, देवालय बना देवालय, देवालय में देव बना आ। उसी तरह से यहां सुर जमा अधिप, सुर जमा अधिप, सुर का अ और अधिप का अ दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा सुराधिप। मकर जमा आलय, मकर जमा आलय, मकरालय, दोनों में मकर का र में अ और आलय का आ मिले तो मकरालय। इस तरह से हम देखते हैं ये वाली स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। फिर ई वाली, कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र, दोनों को मिलाएंगे दीर्घ ई बन जाएगा कविंद्र। रवि जमा इंद्र, रविंद्र, रवि जमा ईशः, रविशः, तो कपि जमा ईशः, कपीशः। इसी प्रकार से उ वाले अगर हम करेंगे तो भानु जमा में उदय, क्या बना? भानुदय। गुरु जमा उपदेशः, क्या बना? गुरुपदेशः। उ की मात्रा दीर्घ हो जाएगी, गुरुपदेशः। और इसी तरह से मातृ जमा ऋणम, मातृणम,
इस तरह से हम देखते हैं कि जब समान स्वर आगे आएगा तो दोनों का मेल जब होगा तो दीर्घ बन जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से हमें दीर्घ संधि के उदाहरण छांटकर अपनी कॉपी में लिखनी और इस सब को, ये जो हमने आज किया है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।